हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम इंटरनेशनल बिजनेस की यूनिट नंबर 2 पे थे। इससे पहले मैं यूनिट नंबर 1 अपलोड कर चुकी हूँ और यूनिट नंबर 2 की भी पहले 2 वीडियो बना चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईटोप के बारे में, इन्वायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल के बारे में, सिनर्जीज़ के बारे में और उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ईटॉप के अंदर आता है इट स्टडी द अपॉर्चुनिटी थ्रेट सेक्शन ऑफ सॉर्ट बट इन मोर डिटेल। मतलब हम इसके अंदर अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को तो पढ़ते ही है, हम मतलब एक तरह से सॉर्ट एनालिसिस ही कर रहे हैं, बट उसको और ज़्यादा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। इट प्रोवाइड अ क्लियर पिक्चर ऑफ द सेक्टर एंड सब सेक्टर विच हैव अ फेवरेबल और अनफेवरेबल इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसके अंदर हम वो सेक्टर्स और वो सब सेक्टर्स की बात करते हैं जिसका फेवरेबल और अनफेवरेबल इम्पैक्ट पड़ता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इट हेल्प अ कंपनी टू एक्सेस इट्स कॉम्पिटिटिव पोजीशन। मतलब ये कंपनी को हेल्प देती है कि वो कॉम्पिटिटर्स के साथ कॉम्पिटिट कर सके अच्छी तरह से। इट प्रिपेयर द कंपनी टू कैपिटलाइज ऑन द अपॉर्चुनिटी। मतलब हम इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ को कैपिटलाइज करते हैं, सेफ गार्ड करते हैं अगेंस्ट, मतलब किसके अगेंस्ट, थ्रेट के अगेंस्ट, बाय फॉर्मुलेटिंग द अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी। मतलब एक अच्छी तरह से एक स्ट्रैटेजी को बनाकर। फिर आता है हमारा व्हाट आर द सिनर्जीज। सिनर्जीज क्या होता है? A synergy is any effect that increase the value of merged firm among the combined value of two separate firm। मतलब दो सेपरेट फर्म से, मतलब एक की फर्म की वैल्यू को डिफाइन करना, मतलब एक की वैल्यू को निकालना। सिनर्जी के अंदर हमारा तब आता है जब हम इसके अंदर मर्जर और एक्विजिशन की बात करते हैं या फिर हेडक्वार्टर सब्सिडरी रिलेशनशिप को चेक करते हैं। तो सिनर्जीज का यूज़ हम तब करते हैं। सिनर्जी में अराइज इन मर्जर एंड एक्विजिशन ट्रांजैक्शन और इन अ हेडक्वार्टर सब्सिडरी रिलेशनशिप्स फॉर सेवरल रीजन सच एज कॉस्ट सेविंग। मतलब इसका हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें कॉस्ट सेविंग करनी हो, रेवेन्यू को अपसाइड करना हो, तो इसके अंदर हम सिनर्जीज का यूज़ करते हैं। अब इसके हम टाइप्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग के अंदर जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कॉस्ट को सेव करना, कॉस्ट को कम करना। शेयर्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शेयर करना। सप्लाई चेन एफिशिएंसीज, मतलब सप्लाई चेन एफिशिएंसी का यूज़ करना। इम्प्रूव्ड सेल एंड मार्केटिंग, मार्केटिंग और सेल को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करना जिससे कि हमारी कॉस्ट क्या हो सके, सेव। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना जिससे कि हम अपनी कॉस्ट को सेव कर सके और प्रॉफिट को ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सके। पेटेंट ले लेना अपने प्रोडक्ट्स पे। फिर आता है रेवेन्यू अपसाइड। इसके अंदर आता है पेटेंट, कॉस्ट सेविंग इफेक्ट ऑफ अ पेटेंट। मतलब जो कॉस्ट सेविंग होता है वो किस पे अफेक्ट करता है? पेटेंट पे, और वो एक्सेस देता है पेटेंट को। सेकंड आता है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। इसके अंदर इफेक्ट पड़ता है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स पे। इट कैन नाउ बी ब्लेंडेड इन सच अ वे टू प्रोड्यूस हायर सेल टू देयर कस्टमर। मतलब हायर सेल पे अपने कस्टमर्स को देना, मतलब डिमांड को उनकी फुलफिल करना। कॉम्प्लीमेंट्री जियोग्राफीज एंड कस्टमर्स, टू फर्म विच वेराई जियोग्राफीज एंड कस्टमर में अलाउ द फर्म टू टेक एडवांटेज ऑफ द इंक्रीज डेमोग्राफिक का यूज लेना। तो इसके अंदर आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री जियोग्राफीज एंड कस्टमर्स। फिर उसके बाद आता है हमारा लोकस ऑफ डिसीजन मेकिंग। मतलब डिसीजन मेकिंग में हमारा किस तरह से उसका यूज़ होगा। लोकस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोकस ऑफ डिसीजन मेकिंग का किस तरह से यूज़ करेंगे। अगर हमारा हेडक्वार्टर होगा तो वो किस पे जाएगा? सब्सिडरी लोकल यूनिट पे। और अथॉरिटी किस पे जाएगी? अथॉरिटी पे पास होएगी। फिर इसके अंदर हमारे 2 पॉइंट आते हैं, सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड के अंदर आता है एरिया ऑफ कंट्रोल बाय हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर के एरिया ऑफ कंट्रोल को यूज़ करना। इसके अंदर आता है हमारा कंट्रोल करना लोकल यूनिट को। तो इसके अंदर हम किसके पर काम करते हैं? जैसे कि HQ, हेडक्वार्टर्स। मैनेजमेंट मेक डिसीजन एंड इन्फॉर्म लोकल मैनेजर। सबसे पहले हम अपने लोकल मैनेजर को इन्फॉर्म करेंगे। सेकंड है हमारा HQ मैनेजमेंट मेक डिसीजन। मतलब वो डिसीजन लेगा कि उसको कहाँ पे सेल करना है अपने सब्सिडरी मैनेजर्स के साथ में, किसके साथ डील करनी है। थर्ड आता है वो डिसीजन लेगा या फिर रेकमेंड करेगा अपने लोकल मैनेजर्स को। फोर्थ आएगा वो कंसल्ट करेगा अपने डिसीजंस किसके साथ? लोकल मैनेजर्स के साथ। फिर फिफ्थ आएगा हमारा लोकल मैनेजर प्रेजेंट प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन टू HQ फॉर डिसीजन। मतलब वो अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देगा फॉर HQ, मतलब HQ के डिसीजन के लिए।
फिर आता है हमारा लोकल मैनेजर मेक डिसीजन एंड सेल टू HQ। डिसीजन को वो लेगा और उसके बाद वो सेल कर देगा, मतलब भेज देगा HQ डिपार्टमेंट के पास। लोकल मैनेजर मेक डिसीजन एंड इन्फॉर्म HQ। उसके बाद क्या है, लोकल मैनेजर डिसीजन लेगा और उसके बाद इन्फॉर्म कर देगा HQ को। तो देखो यहाँ पर तो हमारी किसकी बात हुई, मेन मतलब कौन काम कर रहा था, HQ, वो भेज रहा था लोकल मैनेजर के पास। इसमें भी HQ लोकल मैनेजर के पास, फिर HQ लोकल मैनेजर के पास। ये होता है हमारा फोर्थ, जहाँ पे HQ लोकल के पास भेजेगा। बट उसके बाद में हमने क्या देखा कि लोकल मैनेजर किसके पास जाएगा, HQ के पास। लोकल मैनेजर HQ, लोकल मैनेजर मेक करेगा डिसीजन और उसके बाद वो सेल कर देगा HQ को। अब उसके बाद हम बात करते हैं IMIS, इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसके क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। इसका चैलेंजेस होता है कि इसको फुलफिल करना होता है कस्टमर्स के ऑर्डर को, और नेटवर्क को 40 सब्सिडरीज इन यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका। मतलब इसके कहाँ पे ब्रांचेज हैं, यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, जिसके अंदर सिस्टम जो होता है वो शेयर नहीं करते अपने डेटा को किसी भी एक कंपनी का किसी भी दूसरी कंपनी के साथ। इसके क्या क्या सॉल्यूशंस आते हैं, develop a single corporate database and use middleware with standard interface to connect all the subsidiaries items। तो उसके बाद इसमें हम देखते हैं कि ये सिंगल वर्ल्ड वाइड, मतलब एक सिंगल डेटा का यूज़ करते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर, और इसी के साथ वो अपने स्टैंडर्ड्स, डेफिनेशन और कोड्स को डिफाइन करते हैं। तो ये था हमारा IMIS। उसके बाद हम बात करते हैं, ये इसके अंदर हम इलस्ट्रेट करते हैं रोल्स और सिस्टम को इंटरनेशनल इन्वायरमेंट के, जिससे कि हम रिड्यूस कर सकें अपनी इन्वेंट्रीज को। इलस्ट्रेट द रोल ऑफ सिस्टम इन एन इंटरनेशनल इन्वायरमेंट फॉर रिड्यूसिंग इन्वेंट्री एंड बिजनेस प्रोसेस कॉस्ट वर्ल्ड वाइड। पूरी वर्ल्ड वाइड के साथ अपनी कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करना। द बेसिक इंफॉर्मेशन सिस्टम रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू कोऑर्डिनेट वर्ल्ड वाइड ट्रेड एंड अदर एक्टिविटीज़। मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन का यूज़ करना और उसके बाद उसको कोऑर्डिनेट कर देना वर्ल्ड वाइड, जिससे कि वो अच्छे से ट्रेड कर सके और अदर एक्टिविटीज़ में भी उसका अच्छे से हेल्पफुल हो जाए। फिर उसके बाद आता है इसके अंदर बिजनेस चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा कल्चरल, पर्टिकुलर एंड रिलीजियस एंड नेशनलिज्म, लैंग्वेज डिफरेंसेस। मतलब कल्चर के अंदर आता है, रिलीजन के अंदर आता है, नेशनल के अंदर आते हैं और लैंग्वेज डिफरेंसेस होते हैं। सोशल एक्सपेक्टेशन, मतलब अगर सोसाइटी के अंदर लोगों के अंदर कुछ और ही एक्सपेक्टेशन है और उनको प्रोडक्ट उनके अकॉर्डिंग नहीं मिल पा रहा है। फिर आता है पॉलिटिकल लॉज। पॉलिटिकल लॉज के अंदर आते हैं जैसे ट्रांस बॉर्डर लॉज, प्राइवेसी लॉ, कमर्शियल रेगुलेशन लॉ। फिर आते हैं स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स मतलब जो उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स को डिफाइन कर रखा है। डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स। रिलायबिलिटी, फ़ोन नेटवर्क नॉट यूनिफॉर्मली रिलायबल। मतलब जो फ़ोन नेटवर्क है वो पूरी तरह से रिलायबल नहीं होता। स्पीड अच्छी होनी चाहिए, मैनी स्लोअर देन US। पर्सनल के अंदर आता है शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड कंसल्टेंट, मतलब स्किल्ड कंसल्टेंट पूरी तरह से नहीं मिलते। इसके बाद हमारे आते हैं 4 टाइप्स होते हैं सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके अंदर आता है हमारा फर्स्ट होता है सेंट्रलाइज्ड, डुप्लीकेटेड, डिसेंट्रलाइज्ड एंड नेटवर्क्ड। सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है, वो सिस्टम जो कि डेवलपमेंट के पर्पज़ के लिए काम में आए या फिर ऑपरेशन में काम में आए, जिसके हम डोमेस्टिक होम बिजनेस के टोटली पूरी तरह से उसको काम में ले सकें। डुप्लीकेटेड के अंदर आता है डेवलपमेंट अकर एट द होम, मतलब होम बेस के अंदर इसके अंदर डेवलपमेंट करते हैं और ऑपरेशन हैंडल करते हैं फॉरेन कंट्री के अंदर बैठ के। डिसेंट्रलाइज के अंदर आता है ईच फॉरेन यूनिट डिज़ाइन इट्स ओन यूनिक सॉल्यूशन एंड सिस्टम। मतलब हर एक फॉरेन कंपनी अपनी डिज़ाइन करेगी अपने सॉल्यूशंस को और सिस्टम्स को। नेटवर्क सिस्टम के अंदर आता है हमारा सिस्टम डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन अकर इन एन इंटीग्रेटेड फॉर्म। मतलब इंटीग्रेशन के साथ वो काम करेगी, मतलब मिलकर नेटवर्क के साथ वो अपना पूरा काम को कंप्लीट करेगी। तो हमने इसके 4 टाइप्स को देखा। उसके बाद आता है यूनिक चैलेंजेस, मतलब इसके अंदर जो चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। कॉस्ट ऑफ न्यू इंटरफेस डिज़ाइन, मतलब अगर हम कोई न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं तो उसकी क्या कॉस्ट को बियर करना पड़ेगा, वो आएगा। इंटीग्रेटिंग न्यू सिस्टम विद ओल्ड, इंटीग्रेट करना अपने नए वाले को पुराने प्रोडक्ट के साथ दिखाना। यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, मतलब अगर यूज़र्स के जो दिमाग में एक तरह का डिज़ाइन हो तो उसको किस तरह से चेंज करें। डिफरेंसेस इन लैंग्वेज एंड कन्वेक्शंस, लैंग्वेज डिफरेंसेस आ जाता है इसके अंदर कभी कभी। तो आज की इस वीडियो में हमने बात करा IMIS के बारे में और डिसीजन मेकिंग देखा हमने, और हमने देखा था इसके अंदर टाइप्स ऑफ सिनर्जीज और इटोप के बारे में। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।